नमस्कार दोस्तों। उत्तर अमेरिका की श्रृंखला में हम बात कर रहे थे, उसमें आज हम बात करने वाले हैं मध्य अमेरिकी देशों के बारे में। मध्य अमेरिका में काफ़ी सारे छोटे छोटे देश स्थित हैं जिनसे संबंधित मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन ये वीडियो उसमें कुछ नए पॉइंट ऐड करके काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और अब हालांकि एक ऐसा टॉपिक होता है मध्य अमेरिका की जिससे ज़्यादा लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते नहीं हैं तो फिर वहीं से फिर गलतियाँ शुरू हो जाती हैं। इसलिए इसको मैं लेकर के आया हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। मैं ये आपके सामने मानचित्र बना हुआ है, आप चाहें तो इसका मैप बना सकते हैं। मैप बना लेंगे तो आसानी हो जाएगी, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। तो मध्य अमेरिकी देश की बात करेंगे तो मैक्सिको के नीचे और दक्षिण अमेरिका के ऊपर देशों की एक श्रृंखला पाई जाती है जिसमें कई सारे देश स्थित हैं। कौन कौन से देश हैं आइए मैं सबसे पहले बता देता हूँ। देशों के मैं नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। सबसे पहले बात करेंगे पड़ेगा बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। जिसमें से आप सबसे ज़्यादा जो परिचित रहते हैं पनामा नहर को लेकर के पनामा से परिचित रहते हैं, लेकिन ये देशों का क्रम भी है। उत्तर से दक्षिण जब देशों की बात करेंगे तो ये उन देशों का क्रम भी है जिसमें बेलीज के ग्वाटेमाला, होंडुरस, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, और ये आप देखेंगे तो दिखेगा कोस्टा रिका, और ये दिखेगा आपको पनामा। इतने सारे देश हैं। राजधानी वगैरह आप याद रख लीजिए, जैसे बेलीज की बेल्मोपान है, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, होंडुरस की देखेंगे तो तेगुसिगाल्पा, अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर, निकारागुआ की मनगुआ, कोस्टा रिका की सैन जोसे, पनामा की पनामा सिटी है। इतने सारे आप हैं और सबके लगभग आप याद रखिएगा राजधानी वगैरह किसकी कौन सी राजधानी है। कभी भी परीक्षा में राजधानी सम्मिलित करने के लिए आ सकता है। तो ये देखते हैं, बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे बेलीज से, उत्तर की तरफ से। तो बेलीज की बात करेंगे तो बेलीज की सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी देश को पढ़ने से पहले उसके आसपास की वाटर बॉडी, तो वाटर बॉडी की बात करेंगे तो पूरब की तरफ यहाँ पर पड़ेगा कैरेबियन सागर। पूर्व की तरफ कौन सा सागर पड़ेगा? कैरेबियन सागर पड़ेगा। और ये मध्य अमेरिकी एक एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा कैरेबियन सागर से ही लगती है, प्रशांत महासागर से नहीं लगती है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे तो जो अल सल्वाडोर ये देश है, ये एक ऐसा देश है जिसकी सीमा प्रशांत महासागर से लगती है लेकिन कैरेबियन सागर से नहीं लगती। तो इन सब देशों को आप याद रखें। आइए देखते हैं, बेलीज की राजधानी बेल्मोपान है। उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे तो यालबैक माउंटेन दिखेंगे। यहाँ पर माया पर्वत है जो ग्वाटेमाला और दोनों में फैला हुआ है, इन दोनों को याद रखिएगा। और कुछ इसमें खास है नहीं, माया सभ्यता के क्षेत्र में ये भी आता था। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं मैक्सिको है। मैक्सिको का जो ये युकाटन प्रायद्वीप पड़ेगा उसी के अंदर ये पूरा क्षेत्र आप देखेंगे तो माया सभ्यता का वो भी केंद्र था, उसी तरीके से ये भी है। बाद में बात करेंगे तो ये आप देखेंगे तो ये ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। ग्वाटेमाला सिटी राजधानी ग्वाटेमाला की है। और इसमें देखेंगे तो सियरा माद्रे, चूँकि मैंने पहले बताया था कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा में कई सारी श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, जिसमें आप देखेंगे तो आप सबसे पहले मैंने बताया था कि चाहे वो रॉकी माउंटेन हो, सियरा माद्रे हो, सियरा नेवाडा हो। तो सियरा माद्रे मैक्सिको में भी देखते थे, उसके 2 पार्ट भी थे। बीच में मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि मैक्सिको का पठार है, वही उसी का आगे एक्सटेंशन है सियरा माद्रे, जो आगे चल करके काफ़ी दूरी तक आपको देखने को मिलेगी। तो इसको याद रखिएगा। तो सियरा माद्रे है और एक ग्वाटेमाला सिटी राजधानी है ग्वाटेमाला की। और कहते हैं कि जो माया सभ्यता थी वो ग्वाटेमाला के जंगलों में ही फली फूली थी, इसलिए आप उसको याद रखिएगा। ये एक क्वेश्चन है, परीक्षा में आ ही जाता है इससे रिलेटेड। आइए बात करेंगे, दूसरी हम बात करने वाले हैं, ये आप देख रहे हैं ये होंडुरस है। तो होंडुरस की हम बात करेंगे तो होंडुरस की खासियत यही है कि इसमें भी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणी पाई जाती है। और सियरा माद्रे पर्वत श्रेणी को इसमें सियरा माद्रे चियापास के नाम से जाना जाता है। राजधानी क्या है? तेगुसिगाल्पा है इसके। और 3 देशों के बीच में एक खाड़ी पड़ती है, इसको बोलते हैं होंडुरस की खाड़ी, जो ग्वाटेमाला, यालबैक पहाड़ी और होंडुरस के बीच में ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये पूरा है कौन सा, जिसको हम लोग बोलते हैं होंडुरस की खाड़ी। कैरेबियन के तट पर जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमें मस्कीटो कोस्ट दिखता है, जो होंडुरस के साथ साथ में हम देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं जो निकारागुआ,
ये पूरा आपको देख रहे हैं ग्रीन कलर की लाइन बनी, उसको और चाहे तो नीचे कर लीजिए, यहाँ तक पूरा इसको मस्कीटो कोस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक नदी बहती है, इसको बोलते हैं कोको नदी। कोको नदी जो है वो निकारागुआ और होंडुरस के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है। वैसे प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन आप फिर भी जानना चाहते हैं, आप कहीं नोट कर लीजिएगा। कोको नदी, कोको नदी किसके किसके बीच में सीमा का निर्धारण करती है? कोको नदी सीमा का निर्धारण करती है दो देश हैं, कौन कौन से? होंडुरस और निकारागुआ के बीच में, याद रखिएगा। आइए बात करेंगे और आगे तो देखेंगे तो निकारागुआ है। निकारागुआ की राजधानी मनगुआ है, इसके बीच में एक झील पड़ती है, इसको बोलते हैं निकारागुआ झील। तो निकारागुआ की झील ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मध्य अमेरिकी देशों में सबसे बड़ी झील है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। बाकी और बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वही मैंने बताया कि कोको नदी है और मस्कीटो कोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसाबेला पर्वत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसको भी आप याद रखिएगा। और कुछ खास इसमें कुछ है नहीं, छोटी छोटी यहाँ पर खाड़ियाँ वगैरह भी स्थित हैं, लेकिन अब इतना आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, फालतू के फैक्ट इकट्ठा करने का भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि चाहें तो यहाँ की खाड़ी और भी बहुत सारी यहाँ पर खाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कोई मतलब नहीं उनका। आइए और देखेंगे तो बात करेंगे कोस्टा रिका की। कोस्टा रिका की बात करेंगे तो कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोसे, या कौन सी? सैन जोसे, JOSE जोसे, सैन जोसे। अब इसमें बात करेंगे तो इसमें सैन जुआन नदी है जो कोस्टा रिका और निकारागुआ के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। हालांकि अब सैन जुआन घाटी पड़ते हैं जो कैलिफोर्निया में स्थित है, लेकिन आप लोग इसको भी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी आप याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप मैप बनाए तो नोट कर लीजिएगा, सैन जुआन नदी है। बाकी और बात करेंगे तो यहाँ पर मैदान यहाँ पर पड़ता है, इसको बोलते हैं सैन कार्लोस मैदान। तो सैन कार्लोस हो सकता है कभी आ जाए, जब परीक्षा का स्तर बढ़ेगा तो पूछ लिया जा सकता है कि सैन कार्लोस मैदान कहाँ पर पाया जाता है, तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? तो आपका उत्तर यही होगा कि सैन कार्लोस मैदान कहाँ पाया था? कोस्टा रिका में पाया जाता है। बाकी बात करेंगे कोस्टा रिका की, तो कोस्टा रिका में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाले देशों में से एक है, चूँकि भूमध्य रेखा के पास में स्थित होने के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सघन और घने वन वगैरह पाए जाते हैं। अपनी जैव विविधता के लिए कोस्टा रिका जाना जाता है। यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दो प्रायद्वीप हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। एक है निकोया प्रायद्वीप और उसी के पास में निकोया, गल्फ ऑफ निकोया आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ओसा प्रायद्वीप है या ओसा पेनिनसुला भी कह सकते हैं, जहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर एक माउंटेन है, ये आप याद रख लीजिएगा, टेलामैन का माउंटेन या टेलामैन का पर्वत है जो कोस्टा रिका और पनामा के बीच में पड़ता है। तो टेलामैन का माउंटेन कहाँ है? कोस्टा रिका और पनामा के बीच में। और दक्षिण की तरफ आएंगे तो दिखेगा देश पनामा। पनामा की अभी हम कुछ और पनामा से रिलेटेड फैक्ट वगैरह बताएंगे, काफ़ी दिलचस्प फैक्ट हो सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन और भी चीज़ें इसमें थोड़ा आपको इतिहास की बात भी बताएंगे। गल्फ ऑफ चिरिक यहाँ पर पड़ती है, तो गल्फ ऑफ चिरिक दक्षिण की तरफ है। टेलामैन का पर्वत मैंने बताया ही दिया, कोस्टा रिका और पनामा के बीच में, और इसकी राजधानी पनामा सिटी है। यहीं पर आप देखेंगे तो सेंट्रल माउंटेन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, सैन ब्लास पर्वत आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो सैन ब्लास पर्वत, सेंट्रल पर्वत, टेलामैन का पर्वत, ये सब यहीं पर स्थित है। इसके मध्यवर्ती क्षेत्र में गल्फ ऑफ पनामा स्थित है, और गल्फ ऑफ पनामा की खासियत यही है कि ये एक तरीके से कह सकते हैं जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। पुराने टाइम पर यह होता था कि जो लोग दक्षिण अमेरिका, जिसको यहाँ से यहाँ आना होता था, मान लीजिए किसी को कैरेबियन से या अटलांटिक से प्रशांत में जाना होता तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण की तरफ मैगलन जल संधि से होते हुए पूरी यात्रा करनी पड़ती थी, उसमें काफ़ी समय लगता था। तो यहाँ पर क्या बनाई गई, एक गल्फ, यहाँ पर एक पनामा नहर बनाई गई, पनामा नहर। तो इससे पनामा को थोड़ा सा आर्थिक रूप से मदद भी मिलती है, जो नाव वगैरह या जो भी जहाज़ वगैरह यहाँ से गुजरते हैं तो उससे पनामा को पैसे वगैरह भी मिलते हैं, जो टैक्स के रूप में पनामा लेता है, तो वो सब वगैरह भी मिलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो दो बंदरगाह भी स्थित हैं, एक है कोलन और दूसरा यहाँ पर स्थित है पनामा। कोलन और पनामा नाम के यहाँ दो बंदरगाह स्थित हैं, कोलन और पनामा। कोलन जो है वो कैरेबियन और पनामा प्रशांत दो हैं, इसको याद रखेगा। बाकी बात करेंगे इसके दक्षिणी हिस्से में आपको देखने को मिलेगी डैरियन गैप। डैरियन गैप ये एक तरीके का घना जंगल है, जहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर एक जो अलगाववादी गुट होता है या कहें इस तरीके से,
तो ये फार्क नाम का वो यहाँ पर थोड़ा सक्रिय रहता है। फार्क नाम का आतंकवादी या कहें कि अलगाववादी संगठन यहाँ पर सक्रिय। और ये डैरियन गैप है, चूँकि आप सुनते होंगे कि जो ट्रांस अमेरिकन हाईवे है या ट्रांस पैसिफिक हाईवे आप सुनते हैं ना, जो उत्तर अमेरिका से होते हुए दक्षिण अमेरिका से होते हुए ब्यूनस आयर तक जाता है, तो उसी का ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हिस्सा जो आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर गैप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला जंगल काफ़ी घना है। इसमें इम्बेरा जैसी जनजातियाँ वगैरह भी यहाँ पर रहती हैं, और भी कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ये यहाँ पर गैप है, इसको पार करने के लिए आपको यहाँ से होते हुए जाना पड़ता है। ये तब आप दक्षिण अमेरिका में आप प्रवेश कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा काफ़ी घना जंगल है, और जो पूरा हाईवे जो गुजरता है उस हाईवे में ये वाले हिस्से पर गैप है, इसलिए इसको डैरियन गैप बोला जाता है। और इस दक्षिण की तरफ गल्फ ऑफ पनामा है। अब आइए थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह बताते हैं। चूँकि मैं बता दूं कि जो ये वाला हिस्सा है ये पूरा एक ज़माने में स्पेन का अधिकार में हुआ करता था। हालांकि इससे पहले यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में आप लोग पढ़ते हैं कि दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे यहाँ पर वंश वगैरह हुए हैं, आप पढ़ते होंगे। तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट आप पढ़ते हैं सभ्यताओं में से एक, जिसका नाम है इंका सभ्यता। इंका सभ्यता दक्षिण अमेरिका के पेरू के आसपास का एरिया जो आप पढ़ते हैं उनमें से, जिसका एक फेमस शहर हुआ करता था, इसका नाम सुने होंगे, मापू पिच्चू नाम से उसको जाना जाता था। तो वहाँ पे राजा थे इंका। और जान रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका में जो पेरू के आसपास का, इक्वेडोर के आसपास का क्षेत्र सोने के लिए काफ़ी फेमस था, और यहाँ पर काफ़ी सोना था, और राजा वगैरह खूब रईसी में अपनी ज़िंदगी जीते थे। राजा यहाँ के अंतिम राजा के नाम था एटावाल्पा नाम से उनको जानते थे। और वहाँ पर जब स्पेन ने आक्रमण उनके ऊपर किया तो कहते हैं कि उन्होंने अपना जो काफ़ी सारा जो सोना था उसको अमेजन के वर्षा वन में उन्होंने क्या किया था, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था। और उनका कहना था कि वो सोच रहे थे कि बच जाएंगे, लेकिन राजा का तो अंत हो गया, इंका सभ्यता वहीं से ख़त्म हो गई और इस क्षेत्र में स्पेन का अधिकार हो गया। और स्पेन का अधिकार होने की वजह से क्या हुआ कि अब सोना वगैरह कितना ज़मीन के अंदर कर दोगे, कुछ तो बचेगा ही। स्पेन ने खूब यहाँ पर सोना वगैरह लेकर के गए, और सोना वगैरह लेकर के जाते थे। और यहीं से एक पोर्टोबेलो नाम का एक बंदरगाह हुआ करता था, पोर्टोबेलो, वहाँ से कहते हैं कि खूब सोना लद लद के वहाँ से जाता था, और नावों के सहारे कैरेबियन होते हुए स्पेन की ओर चला जाता था। अब स्पेन की ओर जब जाता था तो कहते थे कि जो स्पेन की ओर बढ़ता था तो जो यहाँ पर समुद्री लुटेरे हुआ करते थे कैरेबियन में समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। अब वो क्षेत्र जैसे बहुत सारे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे द्वीप आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर कैरेबियन में, तो उन्हीं में कहते हैं कुख्यात समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, जो उनका इंतज़ार वहाँ पर करते थे कि सोने से लदे खच्चर आएंगे और हम उनको लूट कर लेकर के चले जाएंगे। तो ऐसे ही आप सुने होंगे, एक मूवी आई थी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, मतलब पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मतलब कि कैरेबियन के लुटेरे एक तरीके से कह सकते हैं। तो वहाँ पर जब ये जाते थे तो वहीं पर लूट ले जाते हैं, उसी के ऊपर पिक्चर बनाई गई है, अब फिल्म बनाई गई, इसका नाम है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। अब इसमें एक स्थिति ये आती है कि दक्षिण अमेरिका का जो हिस्सा है वो किसके पास में है। तो आप जैसे आप पढ़ते होंगे कि जो ब्राज़ील है वहाँ पर बोली जाती है कौन सी, पुर्तगाली वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बाकी जगह पर आप देखेंगे तो बोली जाती है कौन सी लैंग्वेज, बाकी जगह पर बोली जाती है स्पेनिश बोली जाती है, बाकी जगह पे स्पेनिश। अब चूँकि स्पेन जो था वो थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि दोनों स्पेन और पुर्तगाल शुरुआती दौर में खोजकर्ताओं में काफ़ी आगे देश हुआ करते थे ये दोनों देश, लेकिन इन दोनों देश आगे हुआ तो करते थे, लेकिन अब चूँकि जब दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हुई, टकराव हुआ, तो टकराव से कोई मतलब तो निकलता नहीं, सोचे कि एक संधि कर ली जाए। अब चूँकि नई नई दुनियाएँ खोजी जा रही हैं, अलग अलग देशों का अलग अलग जगहों की खोज हो रही है, उसी दौर में क्या किया गया कि जो यहाँ के स्पेन के पास में आप देखेंगे दक्षिण में आपको केप वर्डे नाम का एक देश दिखेगा, केप वर्डे, जो आप अफ्रीका के ठीक पश्चिम की ओर देखेंगे तो केप वर्डे, मैंने भी आपको बताया है अफ्रीका महाद्वीप जो बता रहा था केप वर्डे। तो एक टोर्डेसिलॉस नाम की एक जगह है जो पड़ती है कहाँ पर, स्पेन में, वहाँ पर एक संधि हुई जिसको बोला गया टोर्डेसिलॉस की संधि। और उस संधि के तहत ये बात कही गई कि जो केप वर्डे द्वीप है, केप वर्डे द्वीप के जो जितने भी जगह पश्चिम में खोजी जाएंगी वो सब किसके अधीन होगी, स्पेन के, और जो पूर्व में खोजी जाएंगी वो सब कौन लेगा, वो पुर्तगाल ले लेगा। लेकिन फिर भी ब्राज़ील में चूँकि पहले के ज़माने पे गूगल मैप तो डाले नहीं कि कौन पश्चिम में कौन पूर्व में, तुरंत अच्छा देशांतर देख लिया, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल कह सकते हैं एक तरीके से ऐसे पैमानों का यूज किया जाता था जो पैमाने थे तो, लेकिन उनकी कोई आपको सटीक जानकारी आप उनकी नहीं कर सकते थे। इसी वजह से दक्षिण अमेरिका की खोज के दौर में क्या हुआ कि जो
स्पेन के अंदर मतलब स्पेन के अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए था ब्राज़ील को, वो चला गया किसके अधिकार क्षेत्र में, वो चला गया पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्र में। इसलिए ब्राज़ील की जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, वो पुर्तगाल है। बाकी की जो क्षेत्र हैं यहाँ, वो बाकी के और सभी जगहों पर स्पेनिश बोली जाती है। तो स्पेनिश और पुर्तगाली इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए इसको इस क्षेत्र को लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। वही हाल यहाँ पर भी है, ये पूरे क्षेत्रों में। तो बेलीज जैसे आप देख रहे होंगे, बेलीज के जंगल काफ़ी फेमस है और कहते हैं कि जो ब्रिटिश सेना है वो अपनी जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो इसी जंगलों में हुआ करती है। बाकी पनामा, आप पनामा पेपर लीक के बारे में भी सुने होंगे, आप काफ़ी चर्चाओं में रहा है। पनामा सिटी है, काफ़ी अमीर जगहों में से एक है। दुनिया के जितने भी बड़े अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे इस क्षेत्र में आप देखें, जितने कैरेबियन के देश हैं वो क्या करते हैं कि कैरेबियन के देशों के पास में छोटे छोटे द्वीप जो हैं, जिनके पास अगर जो अपने खाने का उत्पादन भी नहीं कर सकते लेकिन काफ़ी अमीरी में ज़िंदगी जीते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा रियायत देते हैं दूसरे देशों को कि वो देश हमारे यहाँ आएँ, अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर बनाएं। इसीलिए आप सुनते होंगे कि जितने भगोड़े जो घोषित कर दिए जाते हैं, वो जा करके कैरेबियन के द्वीपों में, चाहे वो किसी भी छोटे छोटे जो द्वीप हैं जो देश के रूप में हैं, उनमें जा करके अपनी शरण ले लेते हैं। चाहे वो बहामास जैसा देश हो या और भी कई सारे जो छोटे छोटे देश हैं, उनमें जा करके अपनी शरण वगैरह लेते हैं। उनका कारण ये क्योंकि उन देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं जैसे लोगों के ऊपर टिकी रहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर अब एक छोटे से छोटे देश हैं जो एक अगर जो बाइक से भी ड्राइव करना शुरू करे तो 2 घंटे की ड्राइव में पूरा देश ख़त्म हो जाएगा। और फिर ऐसी स्थिति के में लोगों का पालन पोषण कैसे किया जाए, उस देश में क्या स्थिति ये होती है, वो क्या करते हैं कि अपनी जो पॉलिसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा रियायत देते हैं, इसलिए लोग आते हैं। ये रही बात पनामा की बात करें, काफ़ी अमीर देशों में से एक गिना जाता है, दक्षिण अमेरिका के समृद्ध देशों में से एक है पनामा, खास करके पनामा सिटी। तो आज के इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैरेबियन देशों के बारे में। कैरेबियन देशों की जब चर्चा करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो देश हैं, छोटी छोटी जलसंधियाँ हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो आज के इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।